11th में हमारा कोर्स स्ट्रक्चर क्या था? 11th में बुक का नाम क्या था? डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो 11th में हमने सीखा था सबसे पहला अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है? अकाउंटिंग प्रोसेस, accounting is an art of recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting what? Financial events and transactions. तो अगर प्रोसेस की बात करें तो स्टेप 1 क्या होता था? आइडेंटिफिकेशन, फिर मेजरमेंट, फिर रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या होती थी? जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में। फिर रिकॉर्डिंग के बाद जर्नल हो गया, सब्सिडरी बुक्स हो गया। रिकॉर्डिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप होता था क्लासिफिकेशन, लेजर अकाउंट्स बनते थे। क्लासिफिकेशन के बाद समराइजिंग, समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस बनता था। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती थी जिसमें पहले इनकम स्टेटमेंट और फिर पोजीशन स्टेटमेंट। तो आइडेंटिफिकेशन और मेजरमेंट बैक एंड पे हो जाता था। रिकॉर्डिंग से एक्चुअल अकाउंटिंग स्टार्ट होती थी। तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग। समराइजिंग में जाके हमने देखा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनती हैं, बट वहां पे हमने क्या सीखा था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप कैसे बनती। तो वहां मान लो कि वहां जाके हमारी 11th खत्म हो गई थी उसके बाद सिंगल एंट्री। बट वहां पे अकाउंटिंग प्रोसेस के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जाके हमारी सिलेबस खत्म हो गया था। बट हमने क्या करा था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल ओनर। 12th का कंटेंट क्या है सिलेबस का? ध्यान से देखेंगे, पूरे साल का सिलेबस बता रहा हूं, फिर मैं उसको डिवाइड कर दूंगा टर्म 1 और टर्म 2 में। तो टर्म 1, टर्म 2 न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह लो या कोविड की देन कह लो, वो तो बस एक क्लासिफिकेशन थी सिलेबस को ब्रेक करने की। बट टर्म 1 और टर्म 2 के टॉपिक्स इंटर रिलेटेड है, 11th और 12th के ही हैं, तो 12th के तो होंगे ही होंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है ये अंडरस्टैंड करना कि टर्म 1 में चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप आए चाहे सब्जेक्टिव टाइप आए, हमने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई नहीं करनी। पढ़ाई करनी है अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चंस हम हर तरीके से करेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप हो चाहे सब्जेक्टिव टाइप हो। पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एक बार कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो उससे फर्क ही नहीं पड़ता कि क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा। You should be able to answer the question if it is asked in an objective type question or a subjective type question, दोनों आने चाहिए। अब और ज्यादा जरूरी हो गया है क्योंकि जब कॉलेज 12th के बाद एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस में भी आपके करिकुलम के सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। अकाउंट आपको चूज करना है। अगर आपका अकाउंट स्ट्रांग है आप अकाउंट चूज कर सकते हो एंट्रेंस में। इकोनॉमिक्स स्ट्रांग है इकोनॉमिक्स चूज कर सकते हो, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे। तो इसीलिए स्टार्टिंग से ही ऑब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव टाइप, बट दैट इज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच विल बी आस्क्ड, दैट शुड ऑलवेज बी सेकेंडरी। पहला क्या होना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। तो 12th अकाउंट्स में क्या बताया था हमने? 11th में हमने कहा छोड़ा? अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या पकड़ेंगे? पार्टनरशिप। कह रहे हैं आपने सोल प्रोप्राइटरशिप के तो अच्छे से बना दिए, आप तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है सबका। नहीं भी है तो जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब कराया था तब भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिंदगी भर काम आएगा। नहीं आता हो तो थोड़ा सा टाइम निकाल के कर लेना, इंपॉर्टेंट है। 12th में उतना यूज नहीं होगा बट लाइफ में यूज होगा। तो 12th में हम क्या, एक सेगमेंट है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप तो सर आप अकाउंट क्या फिर से, क्योंकि हमने तो सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप के सीखे हैं बेटा। आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एग्जैक्टली सेम होती है, चाहे आप सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट बना रहे हो या पार्टनरशिप के बना रहे हो या कंपनी के बना रहे हो। तो इसका मतलब वो सारे प्रोसेसेस तो सेम है। जर्नल कैसे बनेगा, रिकॉर्डिंग कैसे होगी, वो एग्जैक्टली सेम है। तो इसलिए आपको रिकॉर्डिंग सिखाएंगे नहीं, एक्सपेक्ट करेंगे ये तो आपको आता ही होगा। क्लासिफिकेशन, प्रेपरेशन ऑफ लेजर सिखाएंगे नहीं, एक्सपेक्ट करेंगे कि ये तो आपको आता ही होगा। कहानी कहां से चेंज होगी? समराइजिंग। समराइजिंग में भी ट्रायल बैलेंस तो बन चुका है क्योंकि वो तो लेजर के बेसिस पे बनता है, वो सबका सेम है। तो हमसे बनवाएंगे भी नहीं, वो कहेंगे अच्छा वहां तक तो आपको आता ही है, चलो अब समराइज करते हैं किसकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पार्टनरशिप की। क्या बनता था समराइजिंग में? इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिटेबिलिटी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो भी एग्जैक्टली सेम होता है पार्टनरशिप का।
तो वो भी नहीं बनाना होगा। उसके आगे एडिशनल चीजें कुछ बन जाती हैं। अभी बस आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स बन जाएंगे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स बन जाएंगे, और पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट बन जाएगी। रिकॉर्डिंग एग्जैक्टली सेम, क्लासिफिकेशन एग्जैक्टली सेम, समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस एग्जैक्टली सेम, इनकम स्टेटमेंट्स में ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस एग्जैक्टली सेम। 12th का कंटेंट ही नहीं है। वो कहेंगे अच्छा चलो यहां तक तो आपको आ गया ना, अब अलग क्या होगा पार्टनरशिप अकाउंट्स में वो हम आपको सिखाएंगे, ताकि रियल लाइफ में अगर आपको किसी पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स बनाने हो तो आपको बताओ कि बेटा बुक कीपिंग के जो प्रोसेस थे, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, वो एग्जैक्टली सेम है, समराइजिंग में ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस भी एग्जैक्टली सेम है। अब आगे की आपको बताते हैं क्या बनाएंगे। तो पार्टनरशिप में सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में बहुत सारे चैप्टर सीखेंगे। सबसे पहले फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में आप क्या सीखेंगे कि पार्टनरशिप में अलग अकाउंट्स क्या बनने हैं। जैसे नेमली मैंने आपको क्या बताया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है। तो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का पर्पस क्या होगा चैप्टर का, आपको पार्टनरशिप से रिलेटेड टर्म्स से इंट्रोड्यूस कराना, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से इंट्रोड्यूस कराना, कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स बना रहे हो तो अदर देन व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड, नया क्या होने वाला है। तो क्या क्या नए अकाउंट्स बनने वाले हैं याद नहीं करना, बस अभी सुना ही रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में आपको इंट्रोडक्शन कराई जाएगी कि अगर पार्टनरशिप के अकाउंट बन रहे हैं तो उसमें क्या क्या बनेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे ट्रीट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे ट्रीट होगा। पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में बेसिक फर्क ही क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ओनर था तो जितने भी कमाए सारे पैसे उसी को मिल रहे थे, पूरा प्रॉफिट वही ले जा रहा था, सैलरी उसकी मर्जी है, लेनी है ले ले भाई, नहीं लेगा तो प्रॉफिट ज्यादा बचा होगा, वो प्रॉफिट भी आपको ही मिल रहा है। तो पार्टनरशिप में अलग क्या हो जाता है, पार्टनरशिप में ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, जरूरी थोड़ी ना कि तीनों ने सेम अमाउंट ऑफ मनी ही इन्वेस्ट करा हो। तो कैपिटल अगर तीनों ने अलग अलग इन्वेस्ट करी तो बोलेंगे ना जिसने ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करी उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है। जरूरी थोड़ी ना तीनों ने सेम मेहनत करी हो सकता है किसी ने ज्यादा एफर्ट मारा हो, किसी ने ज्यादा, कोई वर्किंग पार्टनर हो, मैंने बोला क्या देखो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पैसे डाल रहा हूँ, आप काम करना, आप पैसे मत डालना, तो ठीक है, तो मैं पैसे डाल रहा हूँ तो मैं कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, जो वर्किंग पार्टनर है उसको सैलरी ज्यादा मिलेगी। क्योंकि ओनर्स एक से ज्यादा हैं तो इसलिए कुछ चीजों पे एडिशनल कैलकुलेशन हो सकती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे सैलरी टू पार्टनर, जैसे कमीशन टू पार्टनर, कि कोई मार्केट में घूम घूम के हमारी सेल्स जनरेट करता है तो वो एक्सपेक्ट करेगा ना कि मैं मेजॉरिटी सेल्स जनरेट कर रहा हूँ, मुझे एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है। अब 3 अलग अलग ओनर्स है, 4 अलग अलग ओनर्स है, 2 भी है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस हिसाब से डिसाइड होगा। मैं कह रहा हूँ मैंने ज्यादा पैसे डालने हैं तो मेरे को ज्यादा प्रॉफिट शेयर मिलना चाहिए, या मैं कह रहा हूँ कि मैंने ज्यादा मेहनत करी है, आप तो हफ्ते में 1 दिन आते थे, मैं 6 के 6 दिन आता था या 7 के 7 दिन आता था, तो मैंने ज्यादा एफर्ट मारा है तो मेरा प्रॉफिट शेयर ज्यादा होना चाहिए। तो ये लॉजिकल सी बात है ना कि पार्टनरशिप में अलग क्या होने वाला है, किसी ने कैपिटल डिफरेंट डाली होगी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन सीखेंगे, किसी ने एफर्ट ज्यादा डाले हैं तो उसकी सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी, क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, वो सब तो जैसे जैसे चैप्टर आएगा सीखेंगे। तो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप will be a lengthy chapter but a very important chapter, very important chapter, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पार्टनरशिप अकाउंट्स को टच कर रहे होंगे। why important, क्योंकि पार्टनरशिप में क्या क्या है, सबसे पहला फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, दूसरा चैप्टर का नाम क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। व्हाट इज गुडविल, गुडविल इज द, अगर इंग्लिश में लिटरल टर्म्स में बात करें तो गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द फर्म इन द मार्केट, बट यहाँ पे हमें मतलब है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो ए एंड बी वर पार्टनर्स, मैं और अदिति 5 साल से काम कर रहे हैं,
ईशान्या ने बोला कि हम मुझे भी पार्टनरशिप फर्म में ले लो। मैंने कहा एक बात बता, हम तो 5 साल से काम कर रहे हैं और हम प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, हमने फर्म की गुडविल जनरेट करी, रेपुटेशन, आप एकदम से रेडी बिजनेस में एंटर करना चाहते हो तो आपको हमें कुछ एक्स्ट्रा मनी देनी पड़ेगी क्योंकि हमने इतने एफर्ट से गुडविल जनरेट करी है। तो ये सब कैलकुलेशन तो पार्टनरशिप से रिलेटेड ही तो हुआ कि 2 पार्टनर्स हैं, तीसरा पार्टनर एक एग्जिस्टिंग बिजनेस में एंटर करना चाहता है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ द पास्ट एफर्ट्स ऑफ द पार्टनर्स। तो गुडविल वैल्यूएशन इसलिए करी जाती है कि अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो उसको एक्स्ट्रा पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी ओवर एंड अबव द कैपिटल। ओवर एंड अबव द कैपिटल, आप बिजनेस में आ रहे हो तो यू विल हैव द राइट टू शेयर द एसेट्स एंड प्रॉफिट्स, तो उसके लिए तो कैपिटल तो आप ला ही रहे हो, बट ओवर एंड अबव द कैपिटल आपको एक्स्ट्रा पैसे लाने पड़ेंगे क्योंकि हमने एक बिजनेस का नाम बनाया है पूरी मार्केट में जिसकी वजह से हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पे ट्यूशन पढ़ने आए हो, अगर आप मुझे नहीं जानते तो आप किसी ना किसी एक स्टूडेंट से मिल के आए हो या कहीं आपने रिजल्ट सुना होगा, कुछ तो सुना होगा, तो अगर उसकी वजह से आप यहाँ आए हो तो मतलब गुडविल की वजह से आप यहाँ आए हो, तो गुडविल आपको बिजनेस जनरेट करने में हेल्प करता है। तो अब अगर कोई बिजनेस एग्जिस्टिंग बिजनेस में एंटर करना चाहता है तो उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ गुडविल। तो पार्टनरशिप में हम सबसे पहले क्या सीखेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। उसमें तो आपको टर्म से इंट्रोड्यूस करा जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट क्या नए एक्सपेंसेस आने वाले हैं, क्या नए अकाउंट्स बनने वाले हैं। फिर उसके बाद एक एक करके एडजस्टमेंट शुरू होंगे, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज आएंगे। तो गुडविल गुडविल कब वैल्यूएशन होगी कि कोई नया पार्टनर आ रहा है, एडमिशन हो रहा है तो पहले गुडविल कैलकुलेट करो। कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो अपना शेयर किसी और को देके जा रहा है तो वो उसकी गुडविल एक्वायर कर रहा है। किसी की डेथ हो रही है, क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में जब भी आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो गुडविल वैल्यूएशन होगी। तो पहले हम इस चैप्टर में अंडरस्टैंड करेंगे कि मीनिंग ऑफ गुडविल क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल क्या होता है, नीड और इंपॉर्टेंस ऑफ गुडविल क्या होता है, और गुडविल की वैल्यूएशन के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स क्या होते हैं। सीख लिया गुडविल वैल्यूएशन। चलो उसके बाद हम सीखेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चैप्टर का नाम क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें क्या सीखेंगे, 3 पार्टनर्स थे ABC, ABC, they were sharing profits in the ratio 1:1:1, इक्वल पार्टनर्स थे। अब उन्होंने डिसाइड किया कि चलो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, 3:2:1 करते हैं। एक पार्टनर ज्यादा मेहनत कर रहा है उसको 3/6 शेयर देंगे, फिर दूसरे को 2/6, 1/6। सेम पार्टनर्स ABC, कोई नया पार्टनर नहीं आया, कोई पार्टनर रिटायर नहीं हुआ, बस उन्होंने आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही चेंज कर दिया। कुछ भी 3:2:1 था, इक्वल कर दिया, इक्वल था 3:2:1 कर दिया, 4:3:2 कर दिया, कुछ भी चेंज कर दिया। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है तो कुछ एडजस्टमेंट्स हमें करनी पड़ती हैं क्योंकि किसी का शेयर बढ़ रहा है, किसी का शेयर कम हो रहा है। अगर किसी का शेयर बढ़ता है तो उस पार्टनर को बोलते हैं गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर मतलब आपने कुछ शेयर गेन करा है तो इसलिए आप गेनिंग पार्टनर। इफ योर न्यू रेशियो इज मोर देन द ओल्ड रेशियो, यू आर द गेनिंग पार्टनर। अगर आपका शेयर कम हो गया है, यू आर द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो ये टर्म आगे जाके यूज होंगी, गेनिंग पार्टनर कौन है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है। कितनी ऑब्वियस सी बात है ना, गेनिंग जिसने कुछ गेन करा, जिसका शेयर पहले से ज्यादा है वो गेनिंग पार्टनर है, जिसका शेयर पहले से कम है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ना तो कोई नया पार्टनर आ रहा है ना ही कोई पार्टनर जा रहा है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में ही आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। उस टाइम पे कुछ एडजस्टमेंट्स करी जाएंगी, रेशियो कैलकुलेशन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, रीवैल्यूएशन, मुझे नहीं पता ये सब क्या होता है, बट कुछ एडजस्टमेंट्स करी जाएंगी, उस चैप्टर में हम सीखेंगे। तो चेंज इन पीएसआर में क्या कोई नया पार्टनर आ रहा है श्रुत? दो, कोई नया पार्टनर आ रहा, पार्टनर्स वही के वही हैं, उन्होंने आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया, तो उस टाइम पे हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। पार्टनरशिप का नेक्स्ट चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। पार्टनरशिप का नेक्स्ट चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में क्या हो रहा है, ए एंड बी वर पार्टनर्स,
C is admitted to the firm. A, B, C were partners. D is admitted to the firm. A, B, C, D are partners. E is admitted to the firm. उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता. एडमिशन का मतलब जो पार्टनर्स थे वो तो है ही है, कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो गया है. तो एडमिशन में क्या हो रहा है, एक नया पार्टनर आ रहा है. तो जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई पार्टनर गेन कर रहा था, कोई सैक्रिफाइस कर रहा था, यहां पे भी कोई पार्टनर गेन करेगा. A and B were partners. C is admitted to the firm. तो क्या एडमिशन से पहले C के पास कुछ भी था? वो तो पार्टनर ही नहीं था. तो जितना भी उसने शेयर के लिए आया, जैसे A and B were sharing equally, C is admitted. Now also we are sharing the profits equally. But दो पार्टनर्स में इक्वल क्या था? 1:1, 1/2, 1/2. तीन पार्टनर्स का इक्वल क्या होगा? 1/3, 1/3, 1/3. तो जहां मैं पहले 1/2 50% शेयर लेता था, अब मैं कितना ले रहा हूं? 33%. तो मेरा शेयर गिरा कि नहीं गिरा? तो मतलब मैंने अपना शेयर कुछ पार्ट सैक्रिफाइस कर दिया इन फेवर ऑफ सी. तो सी कौन हुआ? गेनिंग पार्टनर. ए कौन हो गया? सैक्रिफाइसिंग. बी कौन हो गया? सैक्रिफाइसिंग. क्योंकि पहले वो 50% शेयर ले रहे थे, अब वो 33.33% शेयर ले रहे हैं. शेयर आपका कम हो रहा है तो आप सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो, शेयर आपका बढ़ रहा है तो आप गेनिंग पार्टनर. एडमिशन के टाइम भी वही सारी एडजस्टमेंट्स करी जाएंगी जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम सीखी जाएंगी. तो अगर आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अच्छे से समझ आया तो वो पूरा का पूरा आपको एडमिशन में भी हेल्प करेगा, क्योंकि फिर रेशियो कैलकुलेशन होगी, फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होगी, फिर ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स होगा, फिर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज होगा. बट क्या होगा? अब एक स्पेसिफिक सिनेरियो है, एक नया पार्टनर आया या दो नए पार्टनर आए. एडमिशन पे हम फोकस कर रहे हैं. आपको क्या सिखाना चाहते हैं कि रियल लाइफ में अगर आप पार्टनरशिप के अकाउंट्स बनाओ तो कैसे बनाओगे. तो आपको सारे सिनेरियोस एक्सप्लेन कर रहे हैं. अच्छा, अगर बिजनेस चल रहा है तो फंडामेंटल से आपका काम हो जाएगा. आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, ना कोई पार्टनर नया आ रहा है ना कोई पार्टनर जा रहा है, तो चेंज इन पीएसआर में आप कुछ चीजें सीख जाओगे जो आपको अकाउंटिंग में हेल्प करेंगी. कोई पार्टनर नया आ रहा है तो एडमिशन आपको कुछ चीजें सिखाएगा कि तब आपको क्या अकाउंटिंग का ध्यान रखना चाहिए. एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. नेक्स्ट, क्या रियल लाइफ सिचुएशन हो सकती है? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स. एक कंपनीज एक्ट ने बोला, कंपनीज एक्ट ने बोला गवर्नमेंट को कि आप डिसाइड करो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए, बट इट शुड नॉट एक्सीड 100. क्वेश्चन आया, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स व्हिच कैन बी एडमिटेड टू अ फर्म. आपने बोला मिनिमम 2 होने चाहिए, क्योंकि उससे पहले तो सोल प्रोप्राइटरशिप था, एक से ज्यादा है तो 2 हो गए. तो मिनिमम तो पता है कि 2 होने चाहिए. मैक्सिमम कितने हैं? 2013 में कंपनीज एक्ट अमेंड हुई थी. उससे पहले होता था कि बैंकिंग है तो 20, बाकियों के लिए 10, वो एक अलग चीज हो गई. अब वो खत्म, अब कंपनीज एक्ट अमेंड हो गई है. तो कंपनीज एक्ट ने बोला गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि एक फर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, बट इट शुड नॉट एक्सीड 100. तो गवर्नमेंट ने बोला चलो ठीक है, हम अभी लिमिट रखते हैं 50. तो अभी प्रेजेंटली गवर्नमेंट ने क्या लिमिट सेट करी हुई है? 50. तो आंसर इज मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स व्हिच कैन बी एडमिटेड टू अ फर्म एज ऑन डेट 50. बट कंपनीज एक्ट ने गवर्नमेंट को बोला, मैंने आपको बोला कि चलो जाओ आप ऐसा करना कि मेरे लिए फोन ले आना 20,000 से ज्यादा का ना हो. आप मेरे लिए फोन लाए 10,000 का, तो मैं पूछ रहा हूं अच्छा कितने पैसे खर्च हुए? तो 20 या 10? 10,000. ऐसे ही कंपनीज एक्ट ने गवर्नमेंट को बोला कि आप डिसाइड करो कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टनर्स फर्म में होने चाहिए, 100 से ज्यादा मत करना. उन्होंने कहा ठीक है, अभी 50 की लिमिट सेट कर रहे हैं. तो अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स व्हिच कैन बी एडमिटेड टू अ फर्म, द आंसर इज 50. बट कंपनीज एक्ट ने गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी थी कि वो अप टू 100 कर सकते हैं. तो इसलिए कहीं आपको 100 का फिगर दिखेगा, कहीं 50 का दिखेगा. तो एज ऑन डेट गवर्नमेंट ने लिमिट सेट की हुई है 50 की. ओके. पार्टनरशिप में सबसे पहले आपने सीखा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, फिर सीखा गुडविल. तो गुडविल का पर्पस थोड़ा सा आपको समझ आएगा. गुडविल मतलब
कि रेपुटेशन की वजह से एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हम कितने जनरेट कर पा रहे हैं। तो कोई भी हमारे फर्म में प्रॉफिट शेयर एक्वायर करना चाहता है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, तो इसलिए पहले गुडविल की वैल्यूएशन हो गई। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज हो रहा है तो क्या डिफरेंट अकाउंटिंग होने वाली है। कोई नया पार्टनर आ रहा है, एडमिशन हो रहा है, तो क्या डिफरेंट अकाउंटिंग होने वाली है। एडमिशन के बाद क्या हो सकता है, रिटायरमेंट। ABC वर पार्टनर्स इन अ फर्म, C रिटायर्स, तो अगर रिटायरमेंट हो रही है तो क्या अकाउंटिंग होगी। फिर होता है डेथ ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, और लास्ट में पार्टनरशिप से रिलेटेड होगा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, बिजनेस कम्स टू एन एंड। तो पार्टनरशिप में पहले फंडामेंटल्स, बेसिक अकाउंटिंग पार्टनरशिप की क्या होने वाली है सीख ली। फिर एडजस्टमेंट्स पे आते हैं, तो जिसमें सबसे पहले आप सीखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सीख लिया। चलो अब रियल लाइफ सिचुएशन देखते हैं। आपस में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो एडिशनल अकाउंटिंग क्या होगी। कोई नया पार्टनर आ रहा है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो रहा है, तो एडिशनल अकाउंटिंग क्या होगी। कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो एडिशनल अकाउंटिंग क्या होगी। किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो रिटायरमेंट और डेथ काफी सिमिलर है। ABC वर पार्टनर्स, C रिटायर्स, तो भी एक पार्टनर जा रहा है। ABC वर पार्टनर्स, C डाइज, तो भी एक पार्टनर जा रहा है। तो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज होंगी रिटायरमेंट और डेथ में। बस फर्क यह है कि रिटायरमेंट प्लान्ड होती है, डेथ अनप्लान्ड होती है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई पार्टनर गया, मर्जी से गया या भगवान ने बुला लिया, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो गया और उसका शेयर बाकी पार्टनर्स एक्वायर कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज होंगी, बट जो डिफरेंट होगा, जैसे मैंने बताया ना कि रिटायरमेंट प्लान्ड होती है, तो यूजुअली आपके ऊपर तरस आएगा उनको, तो वो रिटायर करेगा एट द एंड ऑफ द ईयर, ताकि आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। बट डेथ में तो ऐसी लिबर्टी नहीं हो सकती ना उनके पास कि 31 मार्च को ही मरा, वो नहीं, तो वो तो हो सकता है ना 1 को मर जाए, 15 को मर जाए, कभी भी अकाउंट्स रुक जाता, अकाउंट्स क्लोज होने देता नहीं। तो एडिशनल कुछ चीजें हम सीखेंगे डेथ में। तो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज होंगी रिटायरमेंट और डेथ में, बट कुछ चीजें नहीं होंगी, तो वो क्वेश्चन ही उस पर पूछेंगे जो नहीं है, क्योंकि बाकी तो वो रिटायरमेंट में ऑलरेडी टेस्ट कर चुके होंगे। लास्ट चीज है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब बिजनेस हैज कम टू एन एंड, बिजनेस हो गया बंद, तब क्या होगा। तो सारे पॉसिबल सिनेरियोज उन्होंने कवर कर लिए। पार्टनरशिप से रिलेटेड, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, और बिजनेस कम्स टू एन एंड, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो पार्टनरशिप में जितनी चीजें हो सकती हैं वो सारी आपको वो सिखा रहे हैं, ताकि आप पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग कर सकें। तो ये पर्पस है इस सेगमेंट का कि आप पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स बना सकें। बट वापस बताता हूं, अकाउंटिंग प्रोसेस स्टेप 1 आइडेंटिफिकेशन सेम होता है जो सोल प्रोप्राइटरशिप में था, मेजरमेंट सेम, रिकॉर्डिंग भी सेम, क्लासिफिकेशन भी सेम, प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस भी सेम, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी सेम। कहानी उसके बाद बदलती है पार्टनरशिप में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं रिद्धिमा? वेरी गुड, टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो फंडामेंटल जब हम करेंगे तो क्वेश्चन स्टार्ट ही वहां से होगा कि ये है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो चलो आगे की बात करते। तो स्टार्टिंग पॉइंट ही क्या हुआ, जहां पे सोल प्रोप्राइटरशिप आपने एंड करा था। नहीं सर हमने तो बैलेंस शीट पे एंड किया था, बैलेंस शीट बना लेंगे अभी, बट इनकम स्टेटमेंट तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे एंड करी थी, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकला था, वो आपका फंडामेंटल्स का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। उसके आगे की कहानी होगी कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, एक लॉजिक होगा ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, वो तो चल ही रहा था। पार्टनर से रिलेटेड एडिशनल चीजें, जैसे मैंने बताया कि किसी की कैपिटल अलग हो सकती है, किसी का प्रॉफिट शेयर अलग हो सकता है, किसी ने एफर्ट ज्यादा मारे हो सकते हैं, किसी ने लोन दिया हो सकता है फर्म को, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम बस सीख रहे हैं। तो 90% तो हम करे बैठे हैं, 10% नई चीजें हो सकती हैं, वही आपको सिखा रहे हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस की अगर बात करी जाए तो पार्टनरशिप में क्या क्या होगा एक बारी सुन लेते हैं आपके मुंह से। साम्या,
पार्टनरशिप में सबसे पहले कौन सा चैप्टर करेंगे हम? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। उसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि पार्टनरशिप में क्या क्या नई टर्म्स आएंगी, नए ट्रांजैक्शंस आएंगे पार्टनर से रिलेटेड, कुछ नई कैलकुलेशंस और कुछ नए अकाउंट्स। नए अकाउंट्स नेमली प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट, और कोई भी नया अकाउंट नहीं आएगा। ओके, फंडामेंटल्स के बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा ईशान्या? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की कैलकुलेशन क्यों करी जाती है? कोई हमारी फर्म में आना चाहता है या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो अगर कोई हमारा शेयर, किसी का कोई शेयर एक्वायर करना चाहता है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए पता होना चाहिए ना कि वो एक्स्ट्रा पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, तो गुडविल वैल्यू करी जाती है। तो अगर आप किसी की फर्म एक्वायर करना चाहते हो तो वैल्यूएशन होती है ना, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हो गई गुडविल की वैल्यूएशन। नेक्स्ट चैप्टर हम क्या करेंगे यश? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेम पार्टनर्स, बिजनेस चल रहा था, उन्होंने कहा चलो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं। हो सकता है कोई नया और पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हो, कह रहा है मैं कर दूंगा लेकिन पहले मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ाओ। कोई हो सकता है कि ज्यादा देर काम करना चाहता हो, कह रहा है मैं करूंगा बट मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वट एवर मे बी द रीजन, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या होगा? हो गया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट चैप्टर क्या सीखेंगे? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बिजनेस चल रहा था, कोई नया पार्टनर हमारे फर्म में आना चाहता है तो क्या नई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी? एडमिशन हो गया। नेक्स्ट क्या सीखेंगे कृषा? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। बिजनेस चल रहा था, कोई हमारी फर्म से रिटायर करना चाहता है तो क्या न्यू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी? रिटायरमेंट के बाद नेक्स्ट क्या सीखेंगे हम अनंत? डेथ ऑफ अ पार्टनर। और पार्टनरशिप में लास्ट चैप्टर क्या होगा लविशा? अन्वेषा? बिजनेस कम्स टू एन एंड, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। कि अगर आप बिजनेस को वाइंड अप करना चाहते हैं उसके भी एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होती है, किस ऑर्डर में हम रीपेमेंट करेंगे। ऐसे नहीं कि चलो चलो पहले पार्टनर के पैसे दे देते हैं, नो। उसमें स्पेसिफिक पार्टनरशिप एक्ट ने सेक्शन 48 सब सेक्शन बी में बताया कि ऑर्डर ऑफ रीपेमेंट क्या होगा, कि पहले थर्ड पार्टी लायबिलिटीज आप पे करें, पहले बाहर वालों के पैसे दे, फिर देखेंगे पार्टनर ने कोई लोन तो नहीं दे रखा, लोन दे रखा है तो उसको लोन की पेमेंट करे। सबसे पहले थर्ड पार्टी लायबिलिटीज, बाहर वालों के पैसे दें, फिर पार्टनर्स लोन की रीपेमेंट करें, फिर पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस की पेमेंट करें, और फिर अगर कुछ पैसा बच जाता है तो वो आपस में बांट लो। तो क्योंकि कोई स्पेसिफिक ऑर्डर है, सेक्शन है, इसीलिए पूरा एक चैप्टर है कि ट्रीटमेंट क्या होगी अगर फर्म डिसॉल्व कर रहे हैं, कैसे एसेट्स को बेचा जाएगा, जो पैसे आएंगे किस ऑर्डर में वो रीपेमेंट्स करी जाएंगी। बट हम कहाँ सीखेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। पार्टनरशिप की पूरी पिक्चर देख ली। तो पार्टनरशिप एक सेगमेंट है, पूरी 12th का सबसे बड़ा सेगमेंट है, सबसे बड़ा सेगमेंट है पार्टनरशिप। टर्म वन में 18 मार्क्स का है, टर्म 1 में 18 मार्क्स का है, टर्म 2 में 12 मार्क्स का है। 80 मार्क्स का टोटल पेपर होना है। 10 + 10 तो आपके इंटरनल असेसमेंट है, प्रोजेक्ट्स है, ठीक है ना। तो 80 में से 30, 4 सेगमेंट है, एक पार्टनरशिप, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी अकाउंट्स और एक एनालिसिस। 4 सेगमेंट में से एक सेगमेंट 30 मार्क्स का है। तो सबसे बड़ा सेगमेंट ही आपका पार्टनरशिप है। अभी जो मैं क्लासिफिकेशन आपको बता रहा हूँ टर्म 1 और टर्म 2 की, वो जो लास्ट उन्होंने बताया था उसके बेसिस पे है। इनका जब मन करता है वो कुछ भी चेंज कर सकते हैं, बट उससे हमारी पढ़ाई चेंज नहीं होने वाली। कब वो आएगा? वो इसी ऑर्डर में आएगा। हम पहले फंडामेंटल्स ही करेंगे, फिर हम गुडविल ही करेंगे, फिर चेंज इन पीएसआर, फिर एडमिशन, फिर रिटायरमेंट, फिर डेथ, फिर डिसोल्यूशन। पार्टनरशिप का सीक्वेंस ये रहेगा। जो टर्म 1 में था वो मैं आपको अभी बता देता हूं। अभी कुछ सीबीएसई की साइट पे सिलेबस नहीं आया है, सीबीएसई की साइट पे कोई सिलेबस नहीं आया है 2022-23 सेशन का, बट बातें यही चल रही है कि सेम होगा। बातें चल रही हैं, सिलेबस तो सेम होगा ही होगा। बाइफर्केशन, टर्म 1 टर्म 2 क्लासिफिकेशन अभी भी ये बोल रहे हैं कि सेम होगा, बट मैं कह रहा हूं ऑफिशियली सीबीएसई की साइट पे ऐसा कोई सर्कुलर नहीं है, ठीक है।
तो जो लेटेस्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, उसमें चेंजेस हो सकते हैं। फंडामेंटल्स टर्म 1, गुडविल टर्म 1, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टर्म 1, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर टर्म 1, यहां तक टर्म 1, रिटायरमेंट टर्म 2, डेथ टर्म 2 और डिसोल्यूशन टर्म 2। तो लेकिन हमने जो कहानी सुनी हमें ये समझ आ गया कि अगर हमें फंडामेंटल नहीं आता, अगर हमें गुडविल वैल्यूएशन नहीं आती, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कैलकुलेशंस नहीं आती, तो आप रिटायरमेंट नहीं कर पाओगे। क्योंकि रिटायरमेंट में भी क्या हो रहा है, एबीसी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1, सी रिटायर्स, तब उनका रेशियो तो 3:2 हो जाएगा। कुछ और नहीं भी मेंशन तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो चेंज हो ही रहा है ना। कोई रिटायर होगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो चेंज होगा ही होगा, किसी की डेथ होगी तो आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो चेंज होगा ही होगा। तो वो जो आप वहां पे सीखोगे वो यूज होगा। तो इसलिए अपने आप को लिमिट मत करना कि ये अभी बस टर्म 1 की रिक्वायरमेंट है, टर्म 2 में नहीं। इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि एक बार पहले पूरा अंडरस्टैंड करना कि हम करने क्या वाले हैं, ताकि उसके इंपॉर्टेंस पता चल जाए कि ये सिर्फ टर्म 1 पे लिमिट नहीं होगा, ये टर्म 2 में भी यूज होगा। ओके, रास्ता पता हो तो डिस्टेंस इंजॉय करते हैं, रास्ता ना पता हो अब क्या करें, अब राइट लेना है लेफ्ट, तो वो नहीं। एक बार पूरा हम रास्ता देखेंगे, उसके बाद हमारी मर्जी, हम जिस मर्जी स्पीड पे चलें, सबकी अपनी अपनी, ठीक है ना। पार्टनरशिप 18 मार्क्स का टर्म 1 में, 12 मार्क्स का टर्म 2 में। तो टर्म 1 में हमारे क्या सेगमेंट है, अप टू एडमिशन। टर्म 2 में क्या है, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन। पार्टनरशिप 12th अकाउंट्स का नेक्स्ट सेगमेंट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट, कंपनी अकाउंट्स। इंटरेस्टिंग, टेक्निकल, चैलेंजिंग। कंपनी अकाउंट्स, तो पृथ्वी ने बताया कि हम इसमें सीखेंगे कि जर्नल कैसे बनता है कंपनी अकाउंट्स का। तो आपने सुना या गेस करा? सुन रखा है, चलो। जर्नल मतलब हम कंपनी की अकाउंटिंग कैसे करेंगे? गलत सुना है फिर तो आपने। वाई? अभी आपको मैंने बताया अकाउंटिंग प्रोसेस तो सेम है, अकाउंटिंग प्रोसेस तो है ही सेम, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एग्जैक्टली सेम, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनीज हो। तो हम यहां नहीं सीखेंगे कि कंपनी अपने अकाउंट्स कैसे बनाती है। इस चैप्टर में पूरी जर्नल एंट्रीज हैं, वो बात आपने बिल्कुल सही सुनी, बट वो बेसिक अकाउंटिंग की नहीं है, वो डे टू डे ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज नहीं है, वो बड़ी स्पेसिफिक जर्नल एंट्रीज हैं। कंपनी अकाउंट्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कंपनी अकाउंट्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक इशू ऑफ शेयर्स, एक इशू ऑफ शेयर्स और एक इशू ऑफ डिबेंचर्स। कंपनी, कंपनी यहां पे किसकी बात हो रही है? कंपनीज। अब वो प्राइवेट लिमिटेड हो या पब्लिक लिमिटेड हो, क्या उससे फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती। वो कंपनी अकाउंट्स में जाके हम आराम से डिटेल में देखेंगे किस टाइप की कंपनी है, क्या है। पॉइंट इज कंपनी अकाउंट्स में हम सीखने क्या वाले हैं, कह रहे पैसा रेज करने के क्या क्या तरीके होते हैं कंपनी के पास। कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है। कैसे शेयर्स इशू करती है? आईपीओ, आजकल बड़ी हॉट टर्म चल रही है, पिछले एक साल से इतने आईपीओ कभी नहीं आए जितने पिछले एक साल में आईपीओ आ गए। आईपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? शाश्वता को तो नहीं पता, वो छुपने की कोशिश कर रही है, बट कहां छुपेगी। अन्वेषा को भी नहीं पता, वो तो पता है, मतलब एक्सप्रेशन देख के तो तभी तो कह रहा हूं मेरे को तो ऑफलाइन में क्यों मजा आता है, मैं आंख देख के बता सकता हूं कि आपको आंसर पता है कि नहीं पता है। अनंत, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफर कह लो, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कह रहे हो। जब कंपनी को पैसा रेज करना है
तो वो पब्लिक को शेयर्स इशू करती है। तो जब फर्स्ट टाइम वो पैसा रेज कर रही है तो क्या इशू करती है? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। सेम टाइप के शेयर्स फिर से इशू हो रहे हैं, ये टर्म शायद ही किसी को पता हो, उसको बोलते हैं एफपीओ। एफपीओ किसको पता है? तो आईपीओ तो पता था आपको, एफपीओ क्या होता है? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक को शेयर्स इशू कर रही है तो एक प्रोसेस होता है, आईपीओ के थ्रू ही शेयर्स इशू कर सकते हैं। अब एक एग्जिस्टिंग कंपनी है, वो दोबारा थोड़ी ना आईपीओ इशू करेगी, तो वो क्या इशू करती है? एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। बाकी और बहुत सारे तरीके होते हैं पैसे रेज करने के, राइट्स इशू, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, कोई नहीं। अभी हमें सिर्फ क्या, कंपनी अकाउंट जब हम करेंगे तो हमारे कोर्स में क्या है कि कंपनी कैसे पैसे रेज करती है। वो शेयर्स इशू कर सकती है, वो डिबेंचर्स इशू कर सकती है, वो बैंक से लोन ले सकती है। तो बैंक से लोन लेना तो एक नॉर्मल एंट्री हो गई, बैंक टू बैंक लोन, उसके लिए अलग से चैप्टर की जरूरत नहीं है। तो जो दो चैप्टर्स इन्होंने डिवाइड करे, जब कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, सिर्फ और सिर्फ शेयर्स इशू कर रही है, तो उससे रिलेटेड क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकती है। तो जो चैप्टर का पर्पस है, इशू ऑफ शेयर्स से रिलेटेड क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, उसकी अकाउंटिंग। उसमें जर्नल भी हो सकता है, उसमें लेजर भी हो सकता है, उसमें प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट भी हो सकता है, बट रिस्ट्रिक्टेड टू इशू ऑफ शेयर्स, रिस्ट्रिक्टेड टू इशू ऑफ शेयर्स। तो सेकंड चैप्टर क्या है? इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो अगर आप शेयर्स इशू कर रहे हो तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी? डिबेंचर्स इशू कर रहे हो तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी? तो अभी मैं उस चीज पे डिस्कशन नहीं कर रहा कि क्या होगी, बेसिक सा एक आइडिया दे रहा हूं कि शेयर्स जब आप इशू कर रहे हो तो किसी को आप अपनी कंपनी का हिस्सा दे रहे हो, उसको ओनर बना रहे हो कि मैंने आपको 10% शेयर्स दिए तो आप 10% ओनर हो, 1% दिए तो 1% ओनर हो। जब आप शेयर्स इशू करते हो तो आप किसी को अपनी कंपनी का हिस्सा दे रहे हो, आपकी ओनरशिप डाइल्यूट हो रही है। जब आप डिबेंचर्स इशू करते हो तो आप ओनरशिप डाइल्यूट नहीं कर रहे, आप बस उससे एक तरह से लोन ले रहे हो। तो डिबेंचर इशू करना, आप डेट ले रहे हो, इट इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। डिबेंचर होल्डर्स आर नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे आर लाइक मनी लेंडर्स। डिबेंचर होल्डर्स को मिलता है इंटरेस्ट, शेयर होल्डर्स को मिलता है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, उसको बोलते हैं डिविडेंड। जितने शेयर्स होंगे उस हिसाब से आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मिलता है, इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर्स को मिलता है। कंपनी अकाउंट्स का इशू ऑफ शेयर्स इस पूरी 12th का सबसे टेक्निकल चैप्टर होने वाला है। वेरी इजी, बट मतलब क्योंकि डिफरेंट हो जाएगा ना सेगमेंट। सो प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम है, उनका फॉर्मेट भी एग्जैक्टली सेम है, बस थोड़ी से चेंजेस हैं। कंपनीज पे तो कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाती है ना, कंपनीज एक्ट का अपना फॉर्मेट ही अलग है, उनका प्रॉफिट एंड लॉस ही अलग है। उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोलते, उसमें क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो कंपनीज का अपना फॉर्मेट ही अलग है, तो इसलिए आपके लिए नई चीज हो जाएगी ज्यादा। तो वो आप स्क्रैच से सुन रहे होगे, आप कहोगे हमें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अच्छे से आता था, फॉर्मेट ही अलग है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही अलग है। बैलेंस शीट करने में, कंपनीज एक्ट की बैलेंस शीट का फॉर्मेट अंडरस्टैंड करने में ही 1 हफ्ता लगेगा, अगर डिटेल से ढंग से करी जाए तो। मतलब मैं 3 क्लासेस लगाता हूं। कंपनीज एक्ट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट बिल्कुल अलग है। तो मैंने तो नहीं बोला कि सेम है, मैंने बोला था रिकॉर्डिंग सेम है, मैंने बोला था क्लासिफिकेशन सेम है, समराइजिंग का तरीका ही तो सबका अपना अपना डिफरेंट होगा। उसमें भी ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का सेम है। कंपनीज में कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होती है, कंपनीज एक्ट ने अपने फॉर्मेट खुद प्रिस्क्राइब कर रखे हैं कि आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट प्रिस्क्राइब करे हुए हैं, जर्नल वैसे ही बनता है, लेजर वैसे ही बनता है, ट्रायल बैलेंस भी वैसे ही बनता है। क्या फर्क हो जाती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज का फॉर्मेट बिल्कुल अलग है। पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट में बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, पार्ट 2 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है। उन्होंने फॉर्मेट ही अलग प्रिस्क्राइब किया हुआ है, वो फॉर्मेट आपके टिप्स पे होना चाहिए।
कंपनी अकाउंट्स में आपको फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट नहीं कराया जाता, वो कहाँ जाएगा, अलग सेगमेंट है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस पर मैं आऊंगा। बट यहाँ पे क्या सीखेंगे हम, जब कंपनी शेयर्स इशू कर रही है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। इशू ऑफ डिबेंचर्स में क्या सीखेंगे, जब कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। क्लियर। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स कितने मार्क्स का है, इशू ऑफ शेयर्स है 12 मार्क्स का, एक चैप्टर, तो बड़ा ही होगा ना। कंपनी अकाउंट्स टर्म 1 12 मार्क्स, टर्म 2 आई थिंक 8, नॉट श्योर, मोस्ट प्रोबेबली 8। इशू ऑफ शेयर्स आपके टर्म 1 में है, इशू ऑफ डिबेंचर्स आपके टर्म 2 में है। तो अभी बस इतना पता होना चाहिए कि एक सेगमेंट मेरा पार्टनरशिप है, एक सेगमेंट कंपनी अकाउंट्स है। कंपनी अकाउंट में हम ये नहीं सीखेंगे कि कंपनी अकाउंट्स कैसे बनाती है, ये सीखेंगे कि जब वो शेयर्स इशू कर रहे हैं तो क्या डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होने वाली है, जब वो डिबेंचर्स इशू करेंगे तो क्या डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होने वाली है। टर्म 1 12 मार्क्स का है कंपनी अकाउंट्स, टर्म 2 8 मार्क्स का है। नेक्स्ट सेगमेंट, नेक्स्ट सेगमेंट, नेक्स्ट सेगमेंट क्या है, क्या हो गया, ये कुछ साइज बढ़ गया। अच्छा, मैं हाइलाइटर था ना वो, ठीक है ठीक है। चल वापस पेन पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट सेगमेंट क्या है, एनालिसिस सुनना चाहते हो, चलो एनालिसिस सुन लेते हैं। 4 सेगमेंट्स हैं इन टोटल। तो नेक्स्ट सेगमेंट क्या हमने सुना, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सबसे मजेदार, सबसे मजेदार सेगमेंट, सबसे मजेदार, सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट क्या है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ध्यान से देखना। बचपन में हमने क्या सुना था, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। सर प्लीज पूछना मत, पढ़ा तो था, सुना तो था, याद तो है कि ऐसा कुछ करा था। किसी को याद है डिफरेंस क्या था बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में, कोई ट्राई करना चाहेगा ना। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग में क्या क्या आता है, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन। तो जर्नल, लेजर, बस ये होता है बुक कीपिंग। अकाउंटिंग डिफरेंस के पर्पस के लिए बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। तो अकाउंटिंग में क्या आता था, समराइजिंग, समराइजिंग, समराइजिंग के बाद क्या होता था, अकाउंटिंग प्रोसेस पे अगर चले, समराइजिंग के बाद होता था एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के बाद कम्युनिकेशन ऑफ द रिजल्ट्स टू द वेरियस यूजर्स। तो बेटा तब सिखाया था कि अगर लाइफ में कुछ बड़ा करोगे तो बुक कीपिंग नहीं कर रहे होगे, अकाउंटिंग कर रहे होगे। और अकाउंटिंग में भी एनालिसिस सबसे ज्यादा टेक्निकल पार्ट होता है। एनालिसिस, एनालिस्ट बनना, ठीक है ना, एक बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, एक डेटा एनालिस्ट होते हैं। तो फाइनेंस के जो बंदे होते हैं वो बिजनेस एनालिस्ट, रिस्क एनालिस्ट, वो एनालाइज करके बताते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर का एनालिसिस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि आप किसी को रेकमेंड कर रहे हो कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी कहाँ है, तो आपको रीड करना आना चाहिए ना। आप उसका जर्नल नहीं बना रहे होगे, आप उसकी अकाउंटिंग नहीं कर रहे होगे, कह रहे ये पढ़ी आपके सामने इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बताओ इस कंपनी की पोजीशन स्ट्रांग है या वीक है, इस कंपनी में इन्वेस्ट भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो है कि नहीं एनालिसिस सबसे मजेदार और सबसे काम की चीज। लॉन्ग टर्म में अगर लाइफ में कुछ बड़ा करेंगे, तो अगर लाइफ में कुछ बड़ा करेंगे तो एनालिसिस ही कर रहे होंगे। बट क्या आप कोई चीज एनालाइज कर सकते हो जो आपको बनानी ना आती हो? अगर आपकी बुक कीपिंग वीक है ना तो आप एनालिसिस कर ही नहीं सकते। जिसकी बुक कीपिंग स्ट्रांग है, जिसको पता है कि कैसे मैनिपुलेट करा जा सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी आती हैं, वही तो बिना उनको बनाए
उनको सिर्फ देख के बता सकता है कि कंपनी की पोजीशन कैसी है। बनाओ मत, बट बनानी तो आती होगी, तभी उसको आप ठीक से एनालाइज कर पाओ। तो जब आप सीनियर लेवल पे होते हो तो आप बना नहीं रहे होते, आपको वो प्रोसेस आते हैं, लेकिन आपका काम नहीं है वो प्रोसेस करना। वो प्रोसेस जूनियर स्टाफ करके आपके पास रिपोर्ट लेके आएगा, आपको उस रिपोर्ट को एनालाइज करना आना चाहिए। लेकिन आप किसी की गलती तभी पकड़ पाओगे, आप किसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तभी एनालाइज कर पाओगे जब आपको खुद वो बहुत अच्छे से इन एंड आउट बनानी आती है। यस और नो? तो एनालिसिस बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन होने वाला है। क्या क्या सीखेंगे हम इसमें? सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि अलग क्या है, अलग क्या है। सोल प्रोप्राइटरशिप कर चुके हैं, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग वेरी सिमिलर, टर्म्स वेरी सिमिलर, फॉर्मेट आल्सो वेरी सिमिलर, कुछ नए ट्रांजैक्शंस। कंपनीज का तो फॉर्मेट ही बिल्कुल अलग है, कंपनीज का तो फॉर्मेट ही बिल्कुल अलग है। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट का जो फॉर्मेट है वो कहां प्रिस्क्राइब्ड है? कंपनी जो कंपनीज की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका फॉर्मेट कहां प्रिस्क्राइब्ड है? कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट ने अलग से फॉर्मेट दिया कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे बनेगी, बैलेंस शीट ऐसे बनेगी। तो एनालिसिस में पहला चैप्टर ही क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। तो इसलिए मैंने बताया कंपनी अकाउंट्स में हम ये नहीं सीखेंगे कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बन रही हैं, वहां तो रिस्ट्रिक्टेड है। इशू ऑफ शेयर्स की अकाउंटिंग कैसे होगी, इशू ऑफ डिबेंचर्स की अकाउंटिंग कैसे होगी, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी कैसे, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनेगा कैसे, उसका फॉर्मेट क्या होगा, वो पूरा एक सेपरेट चैप्टर है। वो पूरा का पूरा एक सेपरेट चैप्टर है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम का चैप्टर होने वाला है। व्हाई? अभी बताया कि अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी ही नहीं आती तो एनालाइज करना तो इम्पॉसिबल है। वो इनकम मतलब हवा में एनालिसिस हो रहा होगा, आप लाइफ में एक्चुअली उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप एक्चुअली उसको यूज नहीं कर पाएंगे एनालिसिस वाले सेगमेंट को, अनलेस आपको कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन एंड आउट आती है। एंड इसका 11th से कोई लेना देना नहीं है, 11th में इसके बारे में कोई बात ही नहीं हुई थी, क्योंकि 11th में हम किस पे फोकस कर रहे थे? सोल प्रोप्राइटरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें हो रही थी। तो कंपनीज का फॉर्मेट ही बिल्कुल अलग है, टर्म्स तो वही रहेंगी, कंपनी हो या सोल प्रोप्राइटरशिप हो, सैलरीज ही पे करते हैं, रेंट भी पे करते हैं, बिजली का खर्चा भी होता है, सेल ऑफ गुड्स भी होता है, सर्विसेज भी होता है, सारा नेचर ऑफ बिजनेस सेम होता है। बट उन्होंने बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करने का तरीका अलग है इनका, तो डिफरेंट फॉर्मेट है, वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थ्योरी चैप्टर है। इसमें हम बताएंगे कि एनालिसिस क्यों करा जाता है, सिग्निफिकेंस क्या है उसका, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसके, लिमिटेशंस क्या है उसकी, प्योरली थ्योरेटिकल चैप्टर। 1.5 आवर्स का टोटल चैप्टर है, बस है तो करना है। जैसे होता ना कि हमने 11th में एक चैप्टर करा था प्रोविजन रिजर्व्स, याद है सर? आपने कराया था, इतना ही था कि शायद आपको याद भी नहीं हो कि करा था कि नहीं करा था। तो ऐसे ही ये एक चैप्टर है, थियोरेटिकल चैप्टर है, बस आपको जनरल मीनिंग बताएगा एनालिसिस का मतलब क्या होता है, मीनिंग, सिग्निफिकेंस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्या क्या डिफरेंट टाइप के थियोरेटिकली एनालिसिस हैं, क्या उसके लिमिटेशंस हैं। फिलर है, फिलर है। एनालिसिस एक्चुअली शुरू कहां से होगा? थर्ड चैप्टर से। तो टूल्स फॉर एनालिसिस, टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें दो टूल्स हम सीखेंगे, एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, एक सीखेंगे हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, और एक सीखेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। एक सीखेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स और एक सीखेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। टूल्स है क्या है वो तो जब चैप्टर आएगा तब, कंपेयर कर रहे हैं
पिछले साल कैसी परफॉर्मेंस थी, इस साल कैसी परफॉर्मेंस है, कंपेयर कर रहे हैं। ए लिमिटेड की परफॉर्मेंस क्या थी, बी लिमिटेड की क्या थी, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बन रही है। सबसे इजी, सबसे फन चैप्टर है, बहुत ही लाइट, बहुत ही स्कोरिंग, मतलब शर्म से आएगी देख के कि मतलब 12th में हमसे ये करा रहे हैं। थोड़ा तो उनका भी मन करता है ना कि कुछ मार्क्स तो फ्री में दें, तो ये वैसा वाला होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट easiest chapter of class 12, comparative and common size statements. Tools of analysis क्या है, comparative statements, common size statement। common size statement में हर एक आइटम की इंपॉर्टेंस देखी जाएगी। अच्छा, कितना परसेंट हमारा डेट है, कितना परसेंट हमने शेयर से पैसा रेज किया हुआ है, कितने परसेंट हमारा जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टेड है, हमारे रेवेन्यू का कितना परसेंट हम सैलरीज पे करते हैं, वो कॉमन साइज स्टेटमेंट में हम सीखेंगे। तो जब चैप्टर आएगा तब सीखेंगे। बट क्या है ये, टूल्स फॉर एनालिसिस। कैसे हेल्प करेगा, दिख रहा है ना आपको अच्छा कि बिजनेस में 50 करोड़ इन्वेस्टेड है और एसेट्स कितने हैं, 20 करोड़ के। तो कह रहे मतलब आपने अपने बिजनेस में जितना भी पैसा डाला है 40 करोड़ के तो आपने एसेट्स ही खरीद लिए। तो स्ट्रॉन्ग भी है आपकी पोजीशन, ये भी है कि आप सामान कैसे खरीदोगे, बाकी पैसे जो बचे। इट डिपेंड्स ना आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंटिटी है तो फैक्ट्रीज में तो सेटअप करने में एसेट्स पे खर्चा होगा ही होगा। अगर ट्रेडिंग है, बना बनाया सामान खरीदते हो और बेचते हो, फिर इतने सारे एसेट्स की क्या जरूरत थी। तो मैं कह रहा ना, वो तो एनालिसिस तो बात की बात है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस कि किसको किस सेगमेंट में कितना पैसा खर्च करना चाहिए। और कंपैरेटिव तो है ही काम की चीज कि 2021 में हमारे प्रॉफिट्स कितने थे, अब 10% ग्रोथ हुई या 20%, एसेट्स हमारे पहले से ज्यादा हो गए या कम हुए, डेट हमारा पहले से ज्यादा हुआ या कम हुआ। किसी कंपनी का डेट बढ़ रहा है, मतलब उनके लोन्स एंड बोरोइंग्स बढ़ रहे हैं, तो इट इज नॉट अ गुड साइन, इट इज नॉट अ गुड साइन। अब उसमें भी हम सीखेंगे कि व्हाई इज इट नॉट अ गुड साइन। क्या पता हमने ग्रोथ के लिए पैसा खर्च करा हो, या हो सकता है लॉसेस की वजह से हमें डेट बोरो करना पड़ गया हो। तो वही तो एनालाइज करना है आपने कि जरूरी नहीं होता कि डेट बढ़ना नेगेटिव ही होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने लोन लिया और एक और फैक्ट्री सेटअप कर दी। तो ये एनालिसिस का पार्ट। बैलेंस शीट तो बना चुके थे ना, आपके सामने एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं। अब दिमाग लगा के बताओ कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है एज कंपेयर टू अदर कंपनीज और एज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस परफॉर्मेंस ऑफ द सेम कंपनी। तो एक होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म कंपैरिजन मतलब सेम कंपनी का प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन। एक होता है इंटर फर्म कंपैरिजन, ए लिमिटेड का बी लिमिटेड के साथ कंपैरिजन। तो हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि कैसे कंपेयर किया जा रहा है, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स क्या हैं, टूल्स ऑफ एनालिसिस और टूल्स फॉर एनालिसिस। हमारे सिलेबस में 4 है, हमारे सिलेबस में 4 है, 2 ये और नेक्स्ट जो अलग चैप्टर है क्या है, रेशियो एनालिसिस। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट टूल है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये टूल्स है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंट टूल है, बैंक्स यूज करते हैं रेशियोज, करंट डिफरेंट टाइप के रेशियोज। अभी मैं नाम क्या लूं, फायदा तो कोई है नहीं। रेशियोज कैलकुलेट करते हैं कंपनी के, ये चेक करने के लिए कि इनको लोन भी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, देना चाहिए तो कितना तक मैक्सिमम दे सकते हैं, ऑलरेडी इन्होंने कितना लोन ले रखा है। कह रहे लोन तो हमें बैलेंस शीट से पता चल रहा है, कह रहे सिर्फ लोन से नहीं पता चलेगा, कंपेयर करते हैं कि एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है, फिर वो एनालाइज करते हैं कि इस कंपनी में और कितनी कैपेसिटी है लोन लेने की कि हमें रिस्क मिनिमाइज रहेगा। तो रेशियो एनालिसिस के यूजर्स इंटरनल भी हो सकते हैं, कंपनी खुद यूज करती है रेशियोज के लिए कि अच्छा कैसी रही प्रॉफिटेबिलिटी, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हो सकते हैं। मनी लेंडर्स, क्रेडिटर्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेशियोज कैलकुलेट करना सीखेंगे। पर्पस क्या है, पर्पस है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो कि कंपनी की पोजीशन कैसी है एज कंपेयर टू अदर कंपनीज और एज कंपेयर टू द प्रीवियस परफॉर्मेंस ऑफ द सेम कंपनी। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेशियो एनालिसिस। कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही मजेदार चैप्टर और एनालिसिस का सबसे दिमाग लगाने वाला चैप्टर, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बताएगा पैसा आ कहां से रहा है
पैसा जा कहाँ रहा है। कह रहे वो तो कैश बुक भी बता देती थी कि डेबिट साइड पे रिसीट्स आते थे, दिखता था पैसे आ रहे हैं, पेमेंट साइड पे नहीं। कह रहे इसमें आप सेग्रीगेट करते हो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पैसा कितना आया, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से पैसा कितना आया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से पैसा कितना आया। आपके बैंक में 50 लाख पड़े हैं, तो क्या जरूरी है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग हो? ऐसा हो सकता है कि इस साल आपने 70 लाख का लोन लिया था, 70 लाख का लोन लिया था, उसमें से 20 लाख खर्च भी कर चुके हो, तब 50 लाख पड़े हैं। तो जरूरी है कि जो बैंक में पड़ा है सामान बेच के आया हो। तो क्या रीजन था इनफ्लो का, कहाँ आउटफ्लोज हुए, तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्लासिफाई करा जाता है सारी की सारी एक्टिविटीज को। एनालिसिस का लास्ट चैप्टर ये होगा। तो एनालिसिस, बार बार बोल रहा हूं, लाइफ में कुछ बड़ा कर रहे होगे फाइनेंस से रिलेटेड तो एनालिसिस कर रहे होगे, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग नहीं। बुक कीपिंग नहीं कर रहे होगे, एनालिसिस कर रहे होगे कि आपके सामने रेडीमेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगी, आपको एनालाइज करना होगा कि कंपनी की पोजीशन कैसी है। एनालिसिस। तो टर्म 1 टर्म 2 की अगर बात करें कि कौन सी चीज टर्म 1 में है, कौन सी चीज टर्म 2 में है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज टर्म 1, एनालिसिस टर्म 1 और रेशियो एनालिसिस टर्म 1, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज टर्म 2, कैश फ्लो स्टेटमेंट टर्म 2। अगर मार्क्स की बात करें, टर्म 1 10 मार्क्स, टर्म 2 10 या 12 मार्क्स। इररेलेवेंट, बट एक आइडिया के लिए बस मैं बता रहा हूँ कि 10 या 12 मार्क्स, आई एम नॉट श्योर, याद नहीं कर रखे कि कितने मार्क्स का क्या है, बट एक आइडिया दे रहा हूँ। ज्यादा जरूरी क्या, टर्म 1 में क्या, टर्म 2 में क्या। टर्म 1 में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी सीखेंगे, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और थियोरेटिकल चैप्टर एनालिसिस और रेशियो एनालिसिस। टूल्स में रेशियो एनालिसिस टर्म 1 में है, कंपैरेटिव कॉमन साइज और कैश फ्लो स्टेटमेंट टर्म 2 में है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको फॉर्मेट ऑफ कंपनी की फाइनेंशियल, फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं आता अच्छे से जो टर्म 1 में है, तो आप क्या एनालाइज करोगे, नहीं कर सकते। कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बना पाओगे अच्छे से, कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट अच्छे से नहीं बना पाओगे अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट अच्छे से नहीं आता कंपनीज का, और कंपनीज का अलग है। जब आएगा तब करेंगे, बट एटलीस्ट पता तो हो कि कौन सी चीजें इंटर रिलेटेड है। पार्टनरशिप नहीं आती तो वो कंपनी को अफेक्ट नहीं करने वाली, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये पता होना भी तो एक एडवांटेज है। लेकिन अगर फंडामेंटल्स नहीं आता तो आप चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट नहीं कर सकते, ये पता होना भी जरूरी। बात समझ आ रही है? तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ऑब्वियसली मेरे में इतनी एनर्जी भी नहीं है कि मैं बार बार ये सारी बातें करूं, ना ही टाइम है, बट मैं कह रहा हूं कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था ये अंडरस्टैंड करना कि पूरा सिलेबस क्या है, कैसे उसको टर्म 1 टर्म 2 में ब्रेक किया गया है, कौन सी चीजें इंटर रिलेटेड है, कौन सी चीजें इंटर रिलेटेड नहीं है। इसे कहते हैं अवेयरनेस। अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। एक होता है ना इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, एक होता है आंख बंद करके पैसे डालना कंपनी में, एक होता है पूरा एनालाइज करके डालना। नुकसान एनालाइज करके हो सकता है बट बुरा कम लगता है, बिना देखे कर रहे हो तो गैम्बलिंग है, और ये तो फिर भी पढ़ाई है। पता होना चाहिए कि पूरे साल हम क्या करने वाले हैं, एक पूरा चक्कर काट के आए। करेंगे हम सबसे पहले पार्टनरशिप। लास्ट सेगमेंट क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो तो एक चैप्टर ही है अपने आप में, उसके कोई सब चैप्टर्स नहीं है। क्लोज करूंगा मैं इसको। लास्ट चीज क्या है हमारे कोर्स में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हम सीखेंगे रिसीट्स एंड पेमेंट्स क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है। बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाती है। तो क्या क्या हो सकता है जिंदगी में, कोई सोल प्रोप्राइटरशिप चला रहा होगा, उसके अकाउंट्स उन्होंने आपको 11th में बनाना सिखा दिए। कोई पार्टनरशिप फर्म चला रहा होगा, उसके अकाउंट्स हम अब सिखा देंगे। कोई कंपनी अकाउंट, कंपनी क्रिएट करके बैठा होगा,
प्राइवेट लिमिटेड हो या पब्लिक लिमिटेड हो, कंपनी का फॉर्मेट सेम रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। पब्लिक लिमिटेड हो तो एडिशनल चीजें क्या हो सकती हैं, वो शेयर्स इशू कर रहे हैं पब्लिक को, वो डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, तो वो हम वहां पे सीखेंगे कि जब शेयर्स इशू कर रहे हैं तो क्या होगा, डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं तो क्या होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप भी कवर हो गया, पार्टनरशिप भी कवर हो गया, कंपनी भी कवर हो गया, कि ये सब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाने वाले हैं। कह रहे अच्छा कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, तो वो भी बता देते हैं कैसे होगा। टर्म 2 का चैप्टर है, 10 मार्क्स का चैप्टर है। चैप्टर इजी है या डिफिकल्ट, दैट इज इररेलेवेंट एट द पॉइंट एट प्रेजेंट सिनेरियो, बट लेंदी है। जब एक ही चैप्टर 10 मार्क्स का है, ये टर्म 2 में है, मतलब ऑब्वियसली इट इज नॉट रेलेवेंट वेदर इट इज इजी और डिफिकल्ट, बट इट इज डेफिनेटली अ लेंदी चैप्टर। कब करेंगे हम ये, टर्म 2 में, और कितने मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का। टर्म 2 का चैप्टर है और 10 मार्क्स का चैप्टर। समराइज करेंगे, 4 सेगमेंट्स हैं। क्या हैं, 4 सेगमेंट्स हैं। पहला सेगमेंट क्या है, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में फंडामेंटल्स, गुडविल, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन। दूसरा सेगमेंट क्या है, दूसरा सेगमेंट है कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में हम ये नहीं सीखेंगे कि कंपनी अपने अकाउंट्स कैसे बनाती है, ये सीखेंगे कि अगर वो शेयर्स इशू कर रहे हैं तो क्या स्पेशल अकाउंटिंग होने वाली है, अगर वो डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं तो क्या स्पेशल अकाउंटिंग होने वाली है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बड़ा ही मजेदार, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। जब आपका बोर्ड प्रैक्टिकल होगा, जब उसमें इंटरव्यू होगा, आपका वाइवा होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है, उसको बोलते हैं वाइवा। बोर्ड प्रैक्टिकल में, सेकंड टर्म में बोर्ड प्रैक्टिकल होता है, उसमें वाइवा होता है, तो मोस्टली एनालिसिस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन को तो भूल जाओ। लाइफ में अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, हाई लेवल पे हैं, तो एनालिसिस कर रहे होंगे। एनालिसिस सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे मजेदार चीज है, बट आप एनालिसिस तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको कंपनीज एक्ट का फॉर्मेट अच्छे से ना आता हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। वो बिल्कुल बिल्कुल ही नई चीज होने वाली है आपके लिए। 11th में जो भी आपने सीखा उससे बहुत कम लेना देना होगा इस चीज का, क्योंकि अलग है। यस, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स तो आपको जिंदगी भर हेल्प करेंगे कुछ भी अंडरस्टैंड करने में। तो किसी की अगर 11th का चैप्टर था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, वो वीक है बेटा, उसको तो रोज आधे पौने घंटे पढ़ लिया करो। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको अकाउंट्स अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। एक हफ्ते की एक्सरसाइज होगी, बस आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कवर हो जाएगा और वो पूरे साल आपको काम आएगा ही आएगा। तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 11th पढ़ने बैठ जाओ पहले, बट मैं कह रहा हूँ कि अगर 11th के कुछ टॉपिक्स वीक है तो आप फंस जाओगे। तो आपको रोज एक स्लॉट एलोकेट करना पड़ेगा कि अच्छा चलो दिन के मैंने 45 मिनट या 1 घंटा 11th के नाम दिए। ये सिर्फ और सिर्फ मैं बता रहा हूँ ना आपको, अगर ज्यादा बैकलॉग है तो 15 दिन की एक्सरसाइज होगी, ज्यादा बैकलॉग नहीं है तो हफ्ते में कवर कर लो। कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स। एनालिसिस में सबसे पहले हम फॉर्मेट ऑफ कंपनी सीखेंगे कि फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, बैलेंस शीट क्या है, कहां पे प्रिस्क्राइब्ड है। कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 3 पार्ट 1 बैलेंस शीट बताता है, पार्ट 2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फॉर्मेट कर लिया। फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट थ्योरेटिकल चैप्टर है, उसमें मीनिंग ऑफ एनालिसिस बताएंगे, सिग्निफिकेंस, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस। फिर एक्चुअल अकाउंटिंग पार्ट शुरू होगा एनालिसिस का कि अच्छा चलो एनालिसिस करना कैसे है, क्या क्या टूल्स हमारे कोर्स में है, जिसमें हम सबसे पहले सीखेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, फिर सीखेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट्स क्या होती है, उसके बाद नेक्स्ट टूल सीखेंगे रेशियो एनालिसिस क्या है और कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। ये सारे क्या है, टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल ही अलग सेगमेंट है, उसका बाकियों से कोई लेना देना नहीं है। बट 11th में जो आपने चैप्टर करा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, वो हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, कह रहे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फर्क क्या होता है। वो वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, वो जो नॉट फॉर प्रॉफिट है वो वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, जो बाकी कंपनीज है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए कर रहे हैं। अब मैं कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ, इज दिस अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आई एम हियर फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल, और अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। मैं तुम्हारे वेलफेयर के लिए कर रहा हूँ ये सब, मेरे को शर्म नहीं आई ऐसी बात करते।
प्रॉफिट मेकिंग और करेक्ट। अगर मैं फीस चार्ज नहीं कर रहा होता तो होती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो बस वही एक ट्रांजैक्शन पूरा चेंज कर देगी सिनेरियो। क्या मेरे बिजली का बिल नहीं आएगा? आएगा। क्या मैं एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं दे रहा हूं? अगर मैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूं तो बस मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा, या इतने कम पैसे ले रहा हूं कि ब्रेक इवन पे ऑपरेट कर रहा हूं, प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, पर्पस है सिर्फ वेलफेयर की आप 500 रुपए महीना दे देना, मन करे दे देना, नहीं मन करे मत देना, तो वो हो गए नॉट फॉर प्रॉफिट। बट उससे चेंज क्या होगा? क्या बिजली का बिल नहीं आएगा? क्या एम्प्लॉइज की सैलरी नहीं होगी? क्या स्टेशनरी का खर्चा नहीं होगा? सब कुछ सेम होगा ना, सब कुछ सेम होगा। फर्क क्या होगा? मेरी इनकम पे टैक्स नहीं होगा। इनकम ही अगर हुई तो, जब मैं पढ़ी, मतलब पर्पस ही मेरा नॉट फॉर प्रॉफिट है, तो बड़ी रेयरली प्रॉफिट होगा, होगा भी तो मेरा टैक्स एग्जेम्प्ट होगा। तो सर ये तो अच्छा आइडिया है। आप बोलो कि आप नॉट फॉर प्रॉफिट चला रहे हो, तो बेटा बहुत सारी सबमिशंस होती हैं ये प्रूव करने के लिए कि फ्रॉड तो नहीं हो रहा, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे फ्रॉड भी काफी होता है कि लोग टैक्स एग्जेम्पशंस के लिए ये बोल देते हैं कि हम तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। तो आप इसकी अकाउंटिंग सीखेंगे, बट मैं क्या बता रहा हूँ, इसमें आपको क्या हेल्प करेगा? 11th में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप आपने बनाया था, काफी हेल्प करेगा। और सर अगर ना आता हो, बेटा मैं तो दोबारा कराऊंगा ही सब कुछ, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि वो हेल्प करेगा। तो जिसने कर रखा है उसको 50% चीजें ऑटोमेटिकली आती होंगी। मैं 100% दोबारा कराऊंगा, लेकिन एक होता है ना कि आप एडवांटेज पे होगे। तो जिसने 11th का काम ढंग से किया वो एडवांटेज पे तो रहेगा ही रहेगा, जिसने नहीं करा उसको करना पड़ेगा। तो चलो जल्दी से, टर्म 1 में हमारे कोर्स में पार्टनरशिप में सिर्फ और सिर्फ क्या है? फंडामेंटल्स, गुडविल, चेंज इन पीएसआर और एडमिशन। कंपनी अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ इशू ऑफ शेयर्स टर्म 1 में है। एनालिसिस की बुक में से फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सेकेंड चैप्टर एनालिसिस, और फोर्थ चैप्टर रेशियो एनालिसिस टर्म 1 में। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टर्म 2 में है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपैरेटिव कॉमन साइज टर्म 2 में है। इशू ऑफ डिवेंचर्स टर्म 2 में है। पार्टनरशिप में रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन टर्म 2 में है। ऐसा बहुत रेयरली होगा कि मैं ही बोलता रह जाऊं पूरे क्लास में और आप चुपचाप सुनते रहें। अभी नए नए आए हो इसलिए ऐसा हो रहा है, अदरवाइज जो भी हम पढ़ेंगे उसके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वो रिकॉर्ड हो रहे हैं या नहीं हो रहे उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कॉन्फिडेंस इतना हाई होना चाहिए कि गलत है तो क्या हो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीख रहे हैं, सीख रहे हैं। ओके।